चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं ए रेशियो एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी टाइप की रेशियोज़ होती हैं और रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रेशियोज़ को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं: सॉल्वेंसी रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियोज़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। रेशियो एनालिसिस जो है एक वर्टिकल एनालिसिस है, और अगर आपको इसको सही तरीके से समझना है तो आपको पहले बैलेंस शीट परफॉर्मा ऑफ अ कंपनी उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपको उसकी सारी कैटेगरी वाइज हेड वाइज नॉलेज होगी तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके जो भी फार्मूलाज हैं उनको भी आसानी से याद रख पाएंगे। रेशियोज़ जो हैं परसेंटेज में भी कैलकुलेट की जाती हैं, प्योर रेशियो फॉर्म में, यानी कि जैसे 2:1, 3:1 प्योर रेशियो फॉर्म में भी कैलकुलेट की जाती हैं, और टाइम्स में भी कैलकुलेट की जाती हैं। ज़्यादातर जो सॉल्वेंसी रेशियोज़ हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सॉल्वेंसी रेशियोज़ हमें फर्म की डेब्ट पेइंग कैपेसिटी को शो करती हैं कि फर्म कितनी सॉल्वेंट है टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। सॉल्वेंसी को रेशियोज़ को हम प्योर रेशियो फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं, जैसे 2:1, 3:1, 1:1 हम रेशियोज़ जो है बताते हैं, और उससे हम कंपेयर करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं उनके कितने मल्टीपल में हमारे पास एसेट्स हैं। एक्टिविटी रेशियोज़ को हम टाइम्स फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि हमने, क्योंकि एक्टिविटी रेशियोज़ बताती हैं कि फर्म कितनी एक्टिव है, किसी काम को कितनी बार वो टर्न ओवर करती है। तो क्योंकि इसमें हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ कितनी बार किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो उसके लिए हम इसको टाइम्स में जो है डिफ़ाइन करेंगे। और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं उनको हम ज़्यादातर परसेंटेज फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं कि इतना % हमारा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है। रेशियो एनालिसिस इसीलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट टर्म्स में, अगर हमें कोई चीज़ बताई जाती है तो हम उसका उतने अच्छे से अंदाज़ा नहीं लगा पाते, एस्टिमेट नहीं कर पाते कि फ़र्म कैसी है। जैसे अगर आपको ये बताया जाए कि किसी बच्चे के मार्क्स 450 हैं, तो आप उससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बच्चा अच्छा है, या एवरेज है, या मतलब उस बच्चे की कैसी कैपेसिटी है उसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते, जब तक कि हमें उसके मैक्सिमम मार्क्स ना पता हों। और हम 2 बच्चों के या 2 किसी भी आइटम्स को तभी आपस में कंपेयर कर सकते हैं गुड और बेटर में डिफ़ाइन करने के लिए, जब हम उसको परसेंटेज टर्म में या किसी एनालिसिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए सारी रेशियोज़ को हम जो है रेशियोज़ एनालिसिस किया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज़ की। सॉल्वेंसी जो रेशियोज़ हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियोज़। इनको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फर्म की लिक्विड पोजीशन को बताते हैं कि फर्म में करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए तुरंत इजीली जो फंड्स अवेलेबल हैं उनकी क्या पोजीशन है। जैसे कि हमारे जो शॉर्ट टर्म के जो लोन्स होते हैं उनको पे करने के लिए फर्म नॉर्मली अपनी जो करंट टाइम की जो इनकम्स हैं, करंट टाइम की जो उसकी कैश पोजीशन है, उसी को यूज़ करती है। और दूसरी हमारी जो जो रेशियोज़ होती हैं वो होती हैं सॉल्वेंसी रेशियोज़, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब कि हमारे जो लॉन्ग टर्म के डेट्स हैं उनको पे ऑफ करने की फ़र्म की क्या कैपेसिटी है, कैसे फ़र्म उनको पे कर पाएगी, इसके बारे में इसके अंदर बताया जाता है। अब हम सॉल्वेंसी रेशियोज़ की बात करें तो सबसे पहली रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो है शॉर्ट टर्म रेशियो, इसको हम लिक्विडिटी रेशियो भी बोलेंगे।
वो है करंट रेशियो। जैसे कि आपको स्क्रीन पर फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स एंड अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और ये ज़्यादातर ये रेशियो हमेशा प्योर फॉर्म में यानी कि 2:1, 3:1, 1:1 की रेशियो में डिफाइन की जाती है, और एक आइडल रेशियो मानी जाती है 2:1। 2:1 क्या शो करता है कि फर्म जो है, फर्म के पास करंट लायबिलिटीज़ अगर 1 रुपया है तो उसके पास करंट एसेट्स 2 रुपये की हैं। अगर ऐसी पोजीशन है यानी कि करंट लायबिलिटीज़ जो है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ की डबल हैं, तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है, यानी कि फर्म एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ पेइंग इट्स शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। अगर इससे ज़्यादा रेशियो होती है, जैसे सपोज इट इज़ 3:1, तो इसका मतलब क्या है कि फर्म के पास करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं और करंट लायबिलिटीज़ बहुत कम है, जो कि ये शो करती है कि फर्म के पास जो, देखो बेटा, जो करंट एसेट्स में जो एसेट्स पड़ी होती हैं वो एक तरह से फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को तो बढ़ाती हैं, लेकिन वो हमारे पास अगर आइडल फॉर्म में पड़ी हैं तो वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करती हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टॉक में पैसा बहुत ज़्यादा है या हमारे पास फंड्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, हमारी कॉस्ट पड़ती है, इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ती है, सामान ख़राब होने का डर रहता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटीज़ के डबल होना, यानी 2:1 की रेशियो में होना, फर्म की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को बैलेंस करता है। अगर ये रेशियो इससे कम होती है तो इसका मतलब क्या है कि फर्म ने बहुत ज़्यादा पैसा लायबिलिटीज़ के रूप में लेकर उसी से एसेट्स खरीदी हुई हैं और वो बिल्कुल इक्वल है, तो फर्म की इसमें रिस्क बन जाता है कि वो टाइम पर अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब अगर हम बात करें कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, तो इसके बारे में आपने इसके फर्स्ट चैप्टर में प्रोफार्मा बैलेंस शीट जब मैंने करवाया था तब आपने पढ़ा था कि करंट एसेट्स का अपना एक जोन होता है और उसके अंदर जितनी भी आइटम्स आती हैं वो सारी की सारी आइटम्स करंट एसेट्स का पार्ट हैं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो है इन्वेंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। तो ये दो चीज़ें हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ऐसी आइटम नहीं है जिनको हम मार्केट में नॉर्मली सेल करेंगे। ये हमारी नॉर्मली यूज़ होने वाले आइटम्स हैं जिसको हम अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए हमने रखा है, उनको सेल करने के पर्पज़ से नहीं रखा। तो इट मीन्स दीज आइटम्स आर नॉट अवेलेबल फॉर पेइंग द लोन्स ऑफ द फर्म। तो इसलिए हम इसको छोड़कर, देखो बाकी के आपने करंट एसेट्स का जो मैंने आपको हेड करवाया था पूरा का पूरा वही इसमें यूज़ होगा। करंट इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिसको बोलते हैं, इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, यानी बाकी सारी इन्वेंट्रीज को आपने इसमें इंक्लूड करना है, बट आपने स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को छोड़ देना है। ट्रेड रिसीवेबल्स सारे नेट ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, नेट ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कि अगर आपका कुछ डेटर्स में से आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, लायबिलिटी साइड दे रखा है, या आपको एसेट साइड ही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके दे रखा है, तो आपने नेट अमाउंट लेना है। जैसे आपके डेटर्स मान लो 50,000 के दिए हुए हैं और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 है, तो आपको डेटर्स 49,000 इसमें लेने हैं, पूरे 50,000 नहीं लेने। प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो पूरा का पूरा आपको वहाँ से लेना है। ये पूरा का पूरा बेटा वो वाला हेड है जो हमने बैलेंस शीट में किया था, लास्ट बॉक्स था, ये पूरा का पूरा आपको उठाना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेने हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लेने हैं पूरे के पूरे, एंड अदर करंट एसेट्स सारी लेनी है। तो देखो ये मैंने आपको इसमें दिया हुआ है, सिट SCO एक्सक्लूडिंग टूल्स एंड स्पेयर। सिट SCO टर्म जो है जब मैंने आपको परफॉर्मा बैलेंस शीट करवाया था तब हमने बनाई थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो ये हमने टर्म जो है परफॉर्मा बैलेंस शीट में भी याद की थी, तो समझ लीजिए पूरी की पूरी वही टर्म आपने यूज़ करनी है, एक्सक्लूडिंग टूल्स एंड स्पेयर्स। सिर्फ टूल्स एंड स्पेयर्स को आपने इसमें छोड़ना है, बाकी सब चीज़ों को आपने इसमें यूज़ करना है। तो ये आपकी करंट एसेट्स हो गई। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि आपको अगर बैलेंस शीट गिवन है तो आप उसमें से क्या क्या आइटम्स लोगे, तो सब चीज़ें आपने लेनी है, सिर्फ स्टोर्स एंड स्पेयर्स को छोड़ना है और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने डेटर्स में से माइनस कर देना है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी करंट एसेट्स का पूरा हेड यूज़ होगा। और अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड हो, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब बाकी की, जैसे आपको बैलेंस शीट के आपने परफॉर्मा में सारा स्टडी किया था कि हमने बैलेंस शीट को ओवरऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और आपको पता है करंट लायबिलिटीज़ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स। तो कई बार हो सकता है आपको इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ दे रखी हो टोटल, और आपको नॉन करंट एसेट्स दे रखी हो, तो आप आराम से, अगर आपको टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, आपको शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, तो आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फर्म के पास टोटल इतनी लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल है। तो आपको पता है कि हमेशा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स कौन से होंगी? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो अगर आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखी है तो उसमें से आप अगर नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे तो आपकी करंट एसेट्स इसमें आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको वो बैलेंस शीट की पूरी फिगर, पूरा फॉर्मेट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी मेथड से करंट एसेट्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो फार्मूला दिया है, ये डायरेक्टली अगर हमें करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी हो तो उसका फार्मूला है। फिर दूसरी हमारी है करंट लायबिलिटीज़ की। अगर हम बात करें तो ये भी आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपने करंट लायबिलिटीज़ वाला जो पूरा का पूरा हमने एक सेगमेंट या एक बॉक्स स्टडी किया था, ये पूरा का पूरा वही का वही आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज़ प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो कि हमने पढ़ा था STOS। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट जब मैंने करवाया था तो आपको कहा था कि आप इनकी शॉर्ट टर्म्स को याद कर लेना, तो उससे आपको पूरी की पूरी वो बैलेंस शीट आसानी से याद हो जाएगी। तो ये वही का वही मैंने पूरा STOS हमने लिया हुआ है। और इसकी आइडल रेशो ध्यान रखना हमेशा 2:1 होती है।